जिसे जासूस हसीना के तौर पर जाना जा रहा है, लगातार इस वक्त हेडलाइंस में बनी हुई हैं। हिंदुस्तान में रहकर व्लॉगिंग करने का कार्य शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आई। संपर्क में ऐसे निकल कर आई कि उसके बाद देखते ही देखते पाकिस्तान के लिए वो तमाम इंफॉर्मेशन भारत से गैदर करने लगी। अब तो संबंध इनका पहलगाम आतंकवादी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है नाम, क्योंकि कहा जा रहा था कि जिस तरह से 22 अप्रैल 2025 को पूरा हादसा पेश आया, उससे पहले ये पहलगाम गई थी, वीडियो शूट किए थे। उसके बाद लगातार पाक की आईएसआई, पाक के हाई कमीशन और कुछ और अन्य जासूसों के साथ संपर्क में रही। अब मौजूदा स्थिति यह कहती नजर आ रही कि अब इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, लगातार इनसे जांच पड़ताल की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा का नाम अभी सुर्खियों से हटा भी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का शहजादा लगातार इस वक्त सुर्खियों में निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि एक एक करके बहुत सारे नाम हैं जो लगातार इस वक्त सुर्खियों में हैं। और ये रह रहे थे हिंदुस्तान में, खा रहे थे हिंदुस्तान का, लेकिन इनके दिल में बसता था पाकिस्तान का प्यार। किस तरह से जांच एजेंसी अब सतर्क होती नजर आ रही है, गाइडलाइंस यूट्यूब सोशल मीडिया को लेकर किस तरह से कसी जा रही हैं, और राजनीतिक दल इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं, साथ ही साथ वो पूरी यूट्यूब की कम्युनिटी जो व्लॉगिंग के लिए काम करती है, अब इस पूरे केस को देखते हुए अपने लिए क्या फाइन लाइन खींच रही है, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ज्योति मल्होत्रा केस से इस वक्त की बड़ी खबर जुड़ी हुई। ज्योति के बाद रामपुर से भी जासूसी केस में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के मुरादाबाद से शहजाद की जासूसी केस को लेकर गिरफ्तारी हुई है। आईएसआई के लिए भारत में रहकर यह जासूसी कर रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ज्योति मल्होत्रा केस में लगातार एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही थी, लेकिन अब ज्योति मल्होत्रा के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शहजाद का नाम निकलकर सामने आया। व्यापार के मकसद से पाकिस्तान जाना हुआ, लेकिन कैसे, देखते ही देखते पाकिस्तान की जो जासूसी एजेंसी है, जो उनकी इंटीग्रल एजेंसी है आईएसआई, उसके लिए काम करने लगा। वहां से पैसे मिलने लगे और भारत की जो खुफिया जानकारी है वो वहां तक पहुंचाने लगा। तो लगातार कौन है शहजाद और क्या कुछ है इससे पाक से प्यार, वो आप देखिए। सीमा पार तस्करी और जासूसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप शहजाद पर लगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी यह पाकिस्तान को दे रहा था। इसके बाद व्यापार के बहाने कई बार पाकिस्तान इसका जाना हुआ और वहीं पर यह कुछ लोगों के संपर्क में आया। इसके बाद पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ इसने रणनीतिक जानकारी साझा की, जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई थी, और भारत में सक्रिय आईएसआई एजेंटों का यह मददगार एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा था। इसके अलावा और जानकारी जो शहजाद को लेकर सामने आई, वो ये भारतीय सिम कार्ड और पैसे मुहैया कराता था वहां पर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को। इसके अलावा बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा अब 148 और 152 इस शहजाद पर लगा दी गई है। वहीं पुलिस स्टेशन, एटीएस और लखनऊ में शहजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामला संवेदनशील है, लिहाजा यूपी टास्क फोर्स का शिकंजा भी अब शहजाद पर कसा जा रहा है। साथ ही साथ शहजाद के रिश्तेदार, नातेदार और आसपास के लोगों के भी शामिल होने की संभावना या खुफिया जानकारियों के एक्सचेंज की बात सब देखी जा रही है, लिहाजा उन सबको अब रेडार पर लिया गया है। तो ज्योति मल्होत्रा से लेकर शहजाद तक की जो कहानी है वो लगातार सुर्खियों में है। देखने में बहुत अच्छी चीजें लगती हैं सोशल मीडिया में कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने देश की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता का प्रचार प्रसार कर रहे हो, लेकिन मामला संवेदनशील होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ग्राफिक्स हम आपको साथ साझा कर रहे हैं कि लगातार ज्योति मल्होत्रा सुर्खियों में है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये ज्योति मल्होत्रा जो बार बार कह रही है वेलकम टू पाकिस्तान, किस तरह से पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, क्या ये एक हैंडलिंग टूल के तौर पर पाकिस्तानों के हाथ थी जो पहलगाम आतंकवादी हमलों के पीछे के साजिश करता थे। तो कौन है जासूस हसीना ज्योति मल्होत्रा? ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार में रहने वाले एक सामान्य परिवार की बेटी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पिता हरीश मल्होत्रा बेहद सादगी भरा जीवन जीते रहे, बिजली नगर निगम से रिटायर्ड थे और अभी हिसार में ही रह रहे थे। साथ ही
अब इनके पिता का तलाक हो चुका था। तलाक की वजह से उनकी बेटी ज्योति मल्होत्रा ने बीए की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ा। बीए की पढ़ाई जब बीच में ही छोड़ी तो उसके बाद आगे निकल गई नौकरी करने के लिए, आगे की प्लेट प्ले करिए। फिर ज्योति ने घर छोड़ दिया और गुरुग्राम में एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ज्योति मल्होत्रा करने लगी। वो कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में घर लौटी और यहीं से शुरू हुआ यूट्यूब व्लॉगिंग का सफर। इसी बीच वो पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात दानिश के संपर्क में भी आ गई और दानिश के जरिए ही उसके कनेक्शन नवाज शरीफ की बेटी मरियम से लेकर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के ऑफिसर शाकिर राणा तक से हो गए। इसके अलावा शाकिर राणा ने ही ज्योति को जासूसी की ट्रेनिंग दिलाई, जो लगातार वो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए पिछले काफी समय से कर रही थी। आज ज्योति मल्होत्रा भारत के खिलाफ पाक के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल में बंद है और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। तो जासूस हसीना ज्योति मल्होत्रा पहला आखिरी नाम नहीं है। शहजाद का नाम सुर्खियों में है। इस वक्त बीएनएस की कई धाराओं के तहत उस पर केस दर्ज है, लेकिन हनी ट्रैप और मनी ट्रैप ये दो चीजें हैं जो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। क्या है हनी ट्रैप और क्या है मनी ट्रैप, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। प्रेम या आकर्षण का जाल बिछाकर किसी से निजी जानकारी हासिल करना, उसे पैसे का लालच देना और अन्य लाभ देना हनी ट्रैप की कैटेगरी या उसकी परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं। अब लालच का तरीका क्या है वो आप देखिए। प्यार के बहाने आकर्षण, दोस्ती, यौन संबंधों का लालच देकर किसी भी व्यक्ति को अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता है। इसके बाद अब माध्यम क्या बनता है किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाने का? सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, डेटिंग एप्स और चैटिंग प्लेटफॉर्म्स, जिसकी वजह से लगातार सोशल मीडिया पर नकेल कसा जा रहा है। टारगेट इनका क्या होता है जब किसी को हनी ट्रैप के माध्यम से ये लोग फंसाते हैं? सरकारी अधिकारी को, सेना के जवानों को, बिजनेसमैन को, वीआईपी लोगों को या अकेले रहने वाले व्यक्ति को जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसको ये इस तरह के प्रेम जाल, माया जाल में फंसाएं, पैसे का लालच दें और उस मुल्क की जानकारी हासिल करें। और जब हनी ट्रैप में फंसाया जाता है तो उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? निजी जानकारी हासिल करना, ब्लैकमेल करना, जासूसी कराना या पैसे ठगना। तो हनी ट्रैप आपने सुना, लेकिन चर्चा हो रही है मनी ट्रैप की, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा से लेकर यूपी के मुरादाबाद का शहजादा इस वक्त मनी ट्रैप के केस में है। अब मनी ट्रैप क्या है वो आप समझिए, बहुत बारीक माइंड डिफरेंस है। लालच या झूठे वादों के जरिए किसी से पैसा ठगना या धोखाधड़ी करना, यह मनी ट्रैप का है। इसके अलावा लालच का तरीका क्या होता है जिसमें ये फंसी हैं दोनों? फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, लॉटरी, नौकरी या इनाम का वादा। अक्सर आप ऐसे बहुत सारे केस सोशल मीडिया में देखते होंगे जो मनी ट्रैप में फंसते हैं। माध्यम क्या बनता है? फर्जी कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट या अन्य सोशल डेटिंग एप्स। अब आगे देखिए, टारगेट कौन होता है इसमें? आम आदमी, बुजुर्ग, बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे युवा तक इसके टारगेट में आ जाते हैं, क्योंकि पैसा है जो सब कुछ बोलता है। अब उद्देश्य इनका क्या होता है? बैंक डिटेल से लेकर खाता खाली करना, पैसे जमा कराकर गायब हो जाना। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज, नतीजा क्या निकल कर आता है? आर्थिक नुकसान होता है, पुलिस केस होता है, मानसिक तनाव होता है। तमाम चीजें हैं जो हनी ट्रैप से लेकर मनी ट्रैप में चीजें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन अब चलिए मेहमानों का रुख करते हैं, क्योंकि लगातार मामला सुर्खियों में है और जब मामला सुर्खियों में है तो बहुत जरूरी होती है कि सरकार से लेकर विपक्ष से लेकर जो साइबर एक्सपर्ट है वो इस पर क्या कुछ सोचते हैं। लेकिन अभी जो केस चल रहा है ज्योति मल्होत्रा का, उसमें पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है उस पर जरा आप ताजा देखिए क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं। एज एन एसेट, और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर आल्सो इन टच विद द पीआईओज और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम बॉर्डर पे नहीं लड़ते, तो ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने
इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी तक दबाव में किया विजिबली कर रही थी और कितने समय से जो है हमारे नगर अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूअर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गए, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो अभी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब मुझे लगता है कि ईज़ी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विज़िट्स करना, उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिपरकशन क्या है और लोग कैसे उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए और किया है तो ये काफ़ी गलत है। नहीं, कश्मीर क्यों हुई थी कुछ बताया आपने पूछताछ में सर जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले था। अभी वो पूछताछ चल रहा है, पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी। आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर्स और वो व्यक्ति जो व्यापार के लिहाज से हिंदुस्तान या पाकिस्तान की सरहदों को क्रॉस करते थे, किस तरह से पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहे थे, ये तो महज शुरुआत है। चार बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें। डॉक्टर आशीष हांडा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक जावेद अंसारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुमुद दुबे, टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आशीष हांडा जी, शुरुआत आप ही से करूंगा क्योंकि एक एक करके जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो खाते तो हिंदुस्तान का था लेकिन इनके दिल में पाकिस्तान बसता था। और इन तमाम चीजों को, तस्वीरों को देख के तो यही लगता है कि भाई हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये वही लोग हैं जो लगातार जासूसी कर रहे थे, पर्सनल इंफॉर्मेशन सरहद पार पहुंचा रहे थे। अब जब भांडा फूटा है तो देखना है कि कितनी लंबी कतार में ये लोग खड़े हुए हैं। कुणाल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। कुणाल जी, बहुत सीधी सी ये बात है कि ये बहुत ही, मैं कहूंगा, प्रशंसनीय कदम है हमारे एटीएस का और सारे सुरक्षा बलों का, जिसके चलते हुए ये रैकेट का अब भांडाफोड़ हुआ है। अभी देखना ये है कि ये तारे आगे कहां कहां तक जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे इसका पर्दाफाश हो रहा है वैसे वैसे और बड़े खुलासे होने का अंदेशा हो रहा है। आप देखिएगा 17 मई को जब इनको अरेस्ट किया गया था, ज्योति मल्होत्रा को, तो उसके बाद 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पे इनको भेजा गया और इतने के अंदर अंदर अभी 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें ज्योति, शहजाद, अरमान, गजाला, यमीन और देवेंद्र सिंह जो है, ये 6 लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी आगे आगे इनकी तारे आगे तक कहां जा रही हैं, क्योंकि अभी पुरी की प्रियंका भी इनके साथ जुड़ी हुई पाई जा रही है और उन्होंने भी जगन्नाथ मंदिर के भी वहां पे पोस्ट आई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देखिएगा, जिस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी भी छोटा शब्द कहूंगा, वीवीआईपी ट्रीटमेंट जिस तरह से ज्योति को यहाँ पे मिलता हुआ वीडियोस में दिखाई दे रहा है, जो कि दानिश की वजह से उसको वहां मिला। आप देखिएगा वीडियोस क्लियरली सर्कुलेटेड हैं, जहां पे उनको आर्मी पर्सनल्स और पुलिस पर्सनल्स एस्कॉर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वो अलग अलग जगह पे विजिट कर रही हैं। इस तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना और फिर वो तारों का आगे आगे खुल के निकल के सामने आना, ये क्लियर है कि इस समय जो इंडिया है वो लड़ाई जो है 3.5 फ्रंट पे कर, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरा अब हमारे सामने टर्की भी खुल के सामने आ गया है और बाकी बचा आधा फ्रंट जो मैं कहता हूं वो इन जय चंदों का है, जो भारत के अंदर रह के भारत की खा के जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। इसलिए इन सबसे सतर्क रहते हुए, और बहुत, मैं कहूंगा, ये बहुत अच्छी बात है कि हर भारतीय के अंदर जो इस समय एक राष्ट्रभक्ति का संचार हो रहा है, जिसके चलते हुए चाहे वो तुर्की का इस समय बहिष्कार करना हो या अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर खड़े होना हो, और जिस तरह से अभी भी इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी हम भेजने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से भारत एकजुट होके इस समय आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें अपना अपना सहयोग और समर्थन दे रही हैं। वो सभी दो बधाई की स्टेट पात्र से हैं ये और केस भारतीय निकल कर जनता आया पार्टी है, इनका वहां की स्वागत करती स्टेट है। से लेकर सेंट्रल तक की बीजेपी की गवर्नमेंट है। जब ये तमाम चीजें निकलकर सर एक एक सामने आ रही हैं, तो आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे हो, कहां चूक हो रही है जिसकी वजह से लोग रह तो यहां रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, आईटी सब आप ही लोग रूल कर रहे हैं,
कहां कमी निकल कर आ रही है कि चीजें पता नहीं चली और देखते ही देखते नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो रहा है? देखिएगा, मैं इसको कुणाल जी कहूंगा, इसको चूक नहीं कहूंगा, ये मॉरल एथिक्स और मॉरल एथिकल डिग्रेडेशन का सवाल समझ में आता है। मान लीजिएगा लाल बत्ती पे आप और मैं निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी को पुलिस वाला रोकता है, हमें पता है कि हमने लाल बत्ती जंप कर दी, पुलिस वाला 2000 का चालान काटने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसको कोशिश करते हैं कि भाई तू थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके हमको जाने दे, हम जल्दी में हैं, हम फलाना डमकाना, तो कहीं ना कहीं ये अपनी एथिकल वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करने की बात है। ठीक है। यहाँ पे भी पर्सनल बेनिफिट्स के चलते हुए अगर आप अपनी नेशनल इंटेग्रिटी को भी दांव पे लगा देते हैं, देखिएगा हर में कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ वकील अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ डॉक्टर अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ पुलिस वाले अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। इसी तरह से यूट्यूबर कम्युनिटी सारी खराब नहीं है, सब लोग खराब नहीं है, लेकिन हाँ कुछ गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा करती हैं, उनको चिन्हित करके उनको दंडित ठीक किया है। जाना बहुत जरूरी है, ताकि बाकियों के लिए एक नजीर और एक मिसाल बने, ठीक है। ताकि और कोई मलिक भारत के साथ जावेद गद्दारी अंसारी करने का जी, सपने में भी ना कांग्रेस इस पूरे केस को किस तरह से देख रही है? नो डाउट आप पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो एग्जीक्यूट हुआ, उसकी सफलता, सेना के शौर्य के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी का भी हम देख रहे हैं कई स्टेट्स में रैलियां निकल रही हैं, तिरंगा यात्रा भी आप लोग निकाल रहे हैं, सेना का सत्कार हो रहा है, लेकिन ये जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, इसे कांग्रेस किस तरह से देख रही है सर? देखिए, कोई भी देश के खिलाफ कोई भी काम करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सरकार का आदमी हो, चाहे भाजपा का आदमी हो, चाहे नाम नागरिक हो, तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी आशीष भाई ने बहुत बातें की, लेकिन मैं कुछ इनके सामने और तथ्य रखना चाहूंगा आतंकवाद के बारे में। ये बहुत पुरजोर तरीके से आतंकवाद के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, बहुत ज्यादा भाषण देते हैं, लेकिन जो आंकड़े मेरे सामने हैं, मेरे हाथ में है, वो बिल्कुल विपरीत है इनकी बातों के। पुलवामा हमला हुआ था, कितने लोगों को इन्होंने सजा दिलाई, कितने लोगों को पकड़ा, कोई आंकड़ा नहीं है। उरी आतंकी हमला हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ। पठानकोट आतंकी हमला हुआ था, उसमें तो इन्होंने खुद ISI पाकिस्तान की जो जांच एजेंसी है उसको बुला के यहाँ पे जो आतंकवाद कराती है हमारे देश में, उससे जांच करा ली थी। और एक नाम मैं ऐसा लेने वाला हूँ आपके सामने, DRDO का साइंटिस्ट पकड़ा गया था, प्रदीप कुरुलोडकर करके नाम था, वो सावरकर की स्टैच्यू को सलाम कर रहा था और मोहन भागवत के साथ उन्होंने स्टैच्यू मंच साझा किया था। वो है, और बहुत सारे मेरे नाम है, इनके बजरंग दल के हैं, बलराम सिंह है, सतना के हैं, और मनीष गांधी है भोपाल के हैं, त्रिलोक सिंह भोपाल के हैं, ध्रुव सक्सेना भोपाल का IT सेल है बीजेपी का, खुश जी, जी। पंडित देहरादून से है, जितेंद्र ठाकुर जो है वो ग्वालियर से पार्षद है भाजपा के, जो ISI के लिए काम करते हैं, गुप्त जानकारी देश की पहुंचाते हैं। तो भाजपा की लिस्ट जो है बहुत लंबी है मेरे पास, और भी बहुत 8-7 नाम बाकी रह गए हैं। तो कार्रवाई करें, लेकिन जितना ढोल बजाते हैं उस हिसाब से कुछ निकलता नहीं है। अभी जितना भी हमारे देश के कितने लोगों की, नागरिकों की, आप जम्मू कश्मीर का चैनल चला रहे हैं, सबसे बड़ा चैनल ये जम्मू कश्मीर का, 35 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हो गए। क्या कार्रवाई हुई? वो आतंकियों का कुछ पता है जो गोली चला के चले गए? कोई पता नहीं है। लेकिन ये बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, खोखले नारे, खोखले वादे, इनके सब देश के लोग जान चुके हैं। हाँ, लेकिन जहां देश की बात आएगी, देश के ऊपर कोई हमला करेगा, हम सब 140 करोड़ लोग सरकार का समर्थन करेंगे, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे जब ये क्या चोरी हुआ? करेंगे, सवाल झूठ पूछ भी बोलेंगे। लिया, फिर आप कह रहे हैं सुरक्षा का मामला आएगा फिर मैं सवाल भी हम नहीं पूछेंगे। सवाल पूछने के बाद आप कह रहे हैं कि जब सुरक्षा का मामला आएगा हम सवाल नहीं पूछेंगे। आपने एक एक करके हर एक सवाल को जब सामने रख दिया कार्रवाई जो आपके करेगा, जहन में जब चल रहा था। देश की जिन सेना लोगों की कार्रवाई लिस्ट आपने करेगी, सुनाई, जब देश जो की सेना आपके पास कार्रवाई लिस्ट है, करेगी, आपको नहीं लगता कि करेगी। ये तमाम लोगों के नामों की लिस्ट भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होंगी, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिए जा रहे होंगे? कहां लिए जा रहे हैं? मैंने तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के नाम दिए आपको। पुलवामा में DSP देवेंद्र सिंह था, जो मुख्य आरोपी था, उसकी बेल हो गई थी। NIA चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई थी। NIA किसके अधीन आता है? गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आता है। ठीक है आशीष जी, बताइए, कितनों जवाब को दें, फिर इन्होंने उसके बाद सजा कुंवर दिलाई? जी के पास जाऊंगा। मेरे से सवाल है जी आपका जी ना? जी, जवाब दें। ये तमाम सवाल जो सिक्योरिटी को लेकर बीजेपी से पूछे जा रहे हैं कि भैया जी। सेना, शौर्यता और देश की संप्रभुता को लेकर ढोल बहुत पीटे जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा यह है जिनके खिलाफ आपके पास इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी आप किसी कारणवश कार्रवाई नहीं कर रहे। जी, मैं उम्मीद करूंगा अंसारी जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने भी धैर्य से उनकी बात सुनी। तो डिबेट अच्छे से तभी चलेगी अगर हम एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो कुणाल जी, यहाँ पे ऐसा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी मेरे वरिष्ठ साथी
कांग्रेस के प्रवक्ता ने अंसारी जी ने कहा, उनके वर्ड्स आप देखिएगा कि जो भी देश के विरुद्ध काम करता है, भले ही वो बीजेपी का हो, भले ऐसे में ये कहना भूल गए, भले ही वो कांग्रेसी हो, यानी अपने आप को क्लीन चिट देने का काम इन्होंने सबसे पहले खुद कर लिया, क्योंकि इन्हें मालूम है वो यही लोग हैं जो इस समय, जब बार बार ये बात आती है ना कि चाइना और पाकिस्तान के साथ इनका रिश्ता क्या कहलाता है, ये मुस्कुराने के अलावा कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि राजीव गांधी 100 लाख फाउंडेशन में करोड़ का पैसा आयात बीच कर में रही है नहीं मोदी बोलेंगे। सरकार आपने चाइना से, वादा 100 किया, लाख करोड़ का आयात। अंसारी जी डिबेट की ठीक। आप वो बनाए रखेंगे गरिमा, रिक्वेस्ट है आपसे। ये नहीं बता पाएंगे कि चाइना के साथ 2008 में इन्होंने क्या एमओयू साइन किया, ये नहीं बता पाएंगे एज ए पॉलिटिकल पार्टी। ये नहीं बता पाएंगे कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कितना पैसा और क्यों लिया गया, ये नहीं बता पाएंगे। ये नहीं बता पाएंगे कि डोकलाम की लड़ाई के दौरान चाइना के साथ, वहां के राजदूतों के साथ 22 राहुल नाम तो गांधी भी क्यों बदले चाय हैं नाश्ता अरुणाचल करने गए। प्रदेश के, फिर चीन ने आपने देखिएगा, क्या किया? अब अंसारी जी ऐसी 100 डिबेट का आप नहीं होगी। आयात मैं कर रहे हो, आप इतनी चाइना रिक्वेस्ट की करूंगा आपसे, गुणगान आप कर अपनी रहे हो। बारी में बोलिएगा। आपसे बार 15 बार साल हाथ से जोड़ आप के विनती सरकार में कर हो, रहा 11 हूं, साल आप से आप अपनी सरकार बारी में में हो, क्या बोलिएगा। कार्रवाई की आपने? नहीं हो पाएगी आप अंसारी जी, विपक्ष में नहीं हो, आप आप मुझे सरकार में हो, काटेंगे, मैं आपको आपको एक्शन काटूंगा, लेना है, दर्शक किसी की बात बयानबाजी नहीं नहीं सुन करनी है। पाएंगे। कुणाल जी, आपसे जी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मच्छी ठीक है, बाजार ना बनने दें, ठीक इस है, डिबेट ठीक को। है, ठीक नेशनल है सर, टीवी पे ठीक डिबेट है। हो रही है, एक एक करके बात करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब ये ना हुआ भारत है दोस्त, अब यहाँ पे डोजियर की बोरी हम पकड़ाते नहीं है, अब तो बारूद की गोली पकड़ाते हैं। अब ये कह दिया गया है सेना को कि पहली गोली चलाना मत, और अगर गोली चले तो फिर गोलियां गिनना मत। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर उधर से गोली चले तो इधर से गोला चलाना। पहला न्यूक्लियर देश बन गया है भारत, जिसने दूसरे न्यूक्लियर देश के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की हिम्मत दिखाई है, नेतृत्व शक्ति दिखाई है, और 3 दिन के अंदर एक न्यूक्लियर स्टेट को घुटने पे लाने जैसा काम कर दिया है। पहले हमारे सैनिकों के हाथ बंधे हुए थे क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी, इसलिए उनके सिर काटने जैसा सबसे बड़ा दुष्कर्म झूठ भी पापी देश की सेना करती थी। सबसे बड़ा लेकिन अब झूठ यही पॉलिटिकल है विल है, आज का। हम घर में घुस के मारते हैं। पहले देखिए, बीच में बोलना बंद ही नहीं करते हैं यार, ये क्या तमीज है यार। ये पहले AK-47 की गोलियां इंपोर्ट किया करते थे, आज ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब BSF जवान आपने बनाया DRDO, उसको सकुशल आपने घंटों में कौन सी वापस लाने रेजिमेंट का हम बनाई, वादा आपने रखते कौन सी हैं। बटालियन आपकी बनाई? तरह नहीं 2 लाख पद सर्वजीत खाली को पड़े हैं वापस आर्मी लाने में। नाकामयाब रहा। कौन सी वही रेजिमेंट बनाई शर्मनाक आपने, एक बता स्थिति दो। है आपकी अंसारी जी। ये सच सब सुनना नहीं गोला जा रहा गोली ना छोड़ आपसे। दीजिए, यहाँ अब पे तो सारे मैंने सच आतंकी बोलना देश शुरू में नहीं किया। अभी जरा हंगामा ये भी मचा के बता बैठे हैं, दीजिए, आपसे जब कुछ नहीं आपके हो अभी रहा है। मिर्ची लगेगी इस्तीफा ना, दे दीजिए, तो गृह आपसे मैं मंत्री बड़े से सारे इस्तीफा सवाल करा दिए। पूछूंगा। आप अब बात तो वो करते हैं स्टेट भी नहीं है, आंतरिक सुरक्षा JNK अब की, तो यूनियन आप बात टेरिटरी करते हैं है। इंटेलिजेंस फेलियर यूनियन की। टेरिटरी अरे होने कांग्रेस के के राज बावजूद में भी मोदी जी जब प्राइम चौकीदार सो मिनिस्टर रहा था, जो यहाँ सुरक्षित पे ये हो नहीं है, गया। इंदिरा जब गांधी चौकीदार प्राइम सोएगा मिनिस्टर तभी तो रहते आतंकी हुए हमले हो रहे हैं देश जिसको में। असैसिनेट ये कर दिया चौकीदार गया, जब तक सोएगा, राजीव गांधी जागेगा नहीं, प्राइम तो ऐसा ही मिनिस्टर होता रहते रहेगा हुए देश में। जिसको हम ऐसे ही असैसिनेट कर डिबेट दिया करते गया। रहेंगे। अरे कांग्रेस छोड़िए अपने राजीव गांधी खुद के फाउंडेशन को, ही दल बताइए के PM नेता केयर्स में और कितना पैसा है देश के चाइना से। प्रधानमंत्री को PM केयर्स से सुरक्षा कितना देने में पैसा है एक बार चाइना से? नहीं, दो ठीक बार है, PM विफल केयर्स हुई। का हिसाब तो आप दे ठीक है। बात दीजिए। करते मैं हैं आगे आंतरिक बढ़ूंगा, सुरक्षा मैं की आगे और बढ़ूंगा। सुरक्षा के नहीं, फेलियर की। नेशनल शर्म आनी सिक्योरिटी, चाहिए नेशनल अंसारी जी नेशन का जो आपको। इंटीग्रल इस तरह पार्ट के है वो सवाल सर्वोपरि है। आप ठीक है, मैं आ रहा हूं। बताएंगे, बहुत आप देर से सवाल कुमुद पूछने दुबे जी शुरू अपना होगा, इंतजार कर रही। आपको सर समझ आ सर जाएगा एक अपने ओपनिंग बारे कमेंट में। ले लें, फिर आप लोगों का होता रहेगा वर्सेस। कुमुद दुबे जी, ये जो तमाम चीज़ें आप देख रही मैम, क्योंकि नो डाउट ये बहुत अच्छा लगता है, फुल ऑफ लाइट कैमरा एंड एक्शन वाली चीज़ें हैं, लोग बहुत देखते भी हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि वो व्लॉगिंग के माध्यम से लोग कैसे, समटाइम्स लोग कहते हैं हमें पता नहीं चला, कुछ लोग होते हैं वो जानबूझकर इस ट्रैप में फंसते हैं ताकि सोर्स ऑफ इनकम उनका बन जाए। जब बात टेक्निकलिटीज़ की आती है तो किस तरह के प्रिकॉशंस सरकार बरत रही है, क्या बरतने चाहिए, और एक जो व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने जीवन को आगे ले जा रहा है तो उन्हें किस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए? 2-4 बातें बताती हूँ मैं कुणाल जी। तो सबसे पहला काम हमें डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, जो ब्लॉगर्स, जो ट्रैवल एक्सपर्ट्स हैं, अपने आप को ट्रैवल ब्लॉगर्स बताते हैं, उनकी हमें डिजिटल ट्रेनिंग करनी होगी, जहां पर हमें उन्हें ये सिखाना होगा कि आप जब वीडियो या फोटो अपलोड करते हैं तो उसके साथ साथ एक चीज होती है मेटा डेटा, वो अपलोड होता है साथ में। तो जो मेटा डेटा है आप वो इजीली रिमूव कर सकते हैं अपने वीडियोस से, अपने फोटोज से, अपने इमेजेस से। वो रिमूव करना और उनको ये सिखाना कि वो कैसे रिमूव किया जा सकता है, वो बहुत जरूरी है।
क्योंकि जो भी वीडियो और फोटोज हम अपलोड करते हैं उसके साथ जो डेटा जाता है, जियो डेटा, लोकेशन का डेटा, वो मिसयूज हो सकता है। उससे आपको ट्रूप की मूवमेंट्स, आपको आसपास की पिक्चर्स, आपको वहां के व्हीकल मूवमेंट्स, आपको ये सब पता लग सकता है। उन चीजों को रिमूव करना सिखाना हमें डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को पड़ेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है। उसके बाद जो ये मीडियम्स हैं, जो हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जो ये एनक्रिप्टेड मीडियम्स हैं, वीपीएन, जिसके थ्रू इनकी बातें हो रही थी अपने पीआईओस के साथ, जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं और जो हाई कमीशन में इनके फ्रेंड्स हैं, इन्होंने उनके नाम भी मास्क्ड सेव किए हुए थे। जैसे कि जट रंधावा नाम से इन्होंने अपना फ्रेंड का नाम सेव किया हुआ था। तो ये कम्युनिकेशन उनसे करती थी एनक्रिप्ट। ठीक है। तो हमें लॉ एनफोर्समेंट को जो एप्स हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में घुसना होगा, एक लीगल, एक लेजिस्लेशन बनाना होगा जहां पर हम ये वाला डेटा भी ट्रैक कर पाएं। और खास तौर से आप जो कह रही हैं वो चीज सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे ही ये चीज गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करने जाएगी, एक बहुत बड़ा धड़ा है जो राइट टू प्राइवेसी का झंडा बैनर लेकर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसीलिए आपको ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ कि आपको स्पेसिफिक केसेस के लिए ये चीजें करनी पड़ेंगी। इस जो या तो आप बनाएंगे कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी एज एन ब्लॉगर्स, कम्युनिटी एज एन जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो सेंसिटिव वीडियोस बॉर्डर्स पे जा जाकर डाल रहे हैं, जो सेंसिटिव एरियाज में जा रहे हैं, उस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लोग हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो उनको ये डिजिटली अवेयर कराया जाए कि अगर उन्होंने मेटा डेटा के साथ, लोकेशन के साथ अगर कोई डेटा डाला तो उन पर कार्यवाही हो सकती है, चाहे वो गलत हो या ना हो। तो इस टाइप के प्रोविजंस हमें लेकर आने पड़ेंगे टेक्निकली, क्योंकि बहुत आसान। बड़ा सवाल यह है डॉक्टर आशीष हांडा जी, नो डाउट जब सिक्योरिटी एक पूरा नेशनल इंटीग्रल मैटर है, तो आपको लग रहा है कि अब लॉज को फिर नए तरीके से रिफ्रेम करने की बहुत सख्त जरूरत हो चुकी है? बातें तो बहुत अच्छी लगती है कि हम चीजों को लेकर जाते हैं, लेकिन आशीष जी आपको लगता है कि सरकार को इस पर संजीदा होना पड़ेगा? पर भी काम करना होगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर आशीष हांडा जी। कुणाल जी, कुमुद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे अभी रोशनी डाली है। वो डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन साथ ही में आपने भी बताया अभी कुमुद जी ने क्या कहा कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आपने सही कहा, हम कुछ भी करने जाएंगे तो यही जो जिसे कहते हैं ना अभिव्यक्ति की आजादी और डेमोक्रेसी खतरे में है वाला ब्रिगेड जो है फिर से एक्टिव हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्लीपर सेल सिर्फ वो नहीं है जो आर्मी द्वारा बनाए गए हैं, यहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्लीपर सेल भी एक्टिवेटेड है। आप समझिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कैसे देता हूं। हम सब जानते हैं कि तुर्की का इस बार क्या एक्शन रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा। ना सिर्फ उन्होंने अपने हजारों ड्रोन भेजे बल्कि अपने ऑपरेटर भी भेजे। ऐसे में जब CAIT या जिसको ट्रेडर एसोसिएशन कहते हैं, उसने बैन कर दिया कि तुर्की से हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रैवल एसोसिएशंस ने बैन कर दिया, इंडिया ने भी रिवोक कर दिया सिक्योरिटी क्लियरेंस जो कि सेलिब्री को दिया गया था। लेकिन जब आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के जयराम रमेश और पवन खेरा जी के आगे माइक गया कि इस पे आपका क्या कहना है, तो एकदम चुप्पी साध गए। क्यों चुप्पी साध गए? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि तुर्की को बायकॉट करना इस समय ट्रेंड नहीं है, ये नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट है। और उनकी मजबूरी क्या है, आपके दर्शक शायद जानते नहीं होंगे कि नवंबर 2019 में इंडिया में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी में तुर्की में अपना चैप्टर यानी अपना ऑफिस खोला, और वो थी कांग्रेस, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नाम उनके साथ में। और ये कब हुआ था? 3 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने बाद, जबकि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया गया। और जब उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि हम तुर्की से रिलेशन बेटर करने के लिए कर रहे हैं। तो 2019 में खोला गया वो ऑफिस, कौन से रिलेशन बेटर हो गए कि 2025 में उन्होंने हजारों ड्रोन भेज दिए। इतना ही नहीं, आप ये समझिएगा, तुर्की वो कंट्री है जो कि वर्बली सामने आके पाकिस्तान का सपोर्ट करती है यूएन में, और वहां
हाँ, में जब कांग्रेस उनको ऐसा सपोर्ट करती है, वहां पे अपना ऑफिस बंद नहीं करती है, तो ये बहुत क्लियरली समझ में आ ठीक है। जाता है अब कि कांग्रेस का अंसारी जी, स्टैंड सीधा वहां पे आरोप क्या लग रहा है कि कांग्रेस और पार्टी ऐसे में रिडिफाइन नहीं कर पा रही है कि उसकी नेशनलिज्म को लेकर उसकी फाइन लाइन क्या कहती है। जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा तक चुप हो जाते हैं कि बायकॉट टर्की अजरबैजान पर आपका क्या कहना है। और दूसरी तरफ बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि उन कंट्रीज के साथ आप लोग बहुत नॉर्मल या सॉफ्ट नेचर अपनाते हैं जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ एकदम झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। मैंने कुणाल जी, आपको सिर्फ पूरी एक लिस्ट लाइन और बताई, कह दूं, उसके भाजपा के बाद मेरे लोग आदरणीय पाकिस्तान की प्रवक्ता आईएसआई कांग्रेस की एजेंसी अपनी के बात साथ काम रखेंगे। कर रहे हैं। अंसारी जी, मैंने तो सिर्फ आपको एक पूरी लाइन लिस्ट और बताई, डीआरडीओ के साइंटिस्ट का नाम बताया, तो साइंटिस्ट का नाम बताया जो मोहन भागवत के साथ मंच साझा कर रहे हैं। और हम तो विश्वगुरु बन चुके थे, तो हमारे साथ कोई भी देश क्यों नहीं आया, ये इनसे मेरा सवाल है। चाइना 1971 में जब जंग हुई थी तब भी नहीं आया था अब ये पाकिस्तान के बता साथ, दीजिए, जो डोजियर पाकिस्तान लेकिन आज देता है पाकिस्तान के साथ खड़ा है उसमें राहुल चाइना। गांधी का हम जिक्र विश्वगुरु होता है, हैं, लेकिन मीडिया अमेरिका ने वाइज में उसको राहुल लोन गांधी दिला के दिया। कमेंट्स आते हैं। क्या ये आप आपको बीच में बोल रहे शर्मनाक हो, बात आप नहीं खुद ही लगती? खुद ही क्या मानक आपको नहीं खुद ही लगता ये मानक तय लीडर ऑफ करते हो ऑपोजिशन डिबेट की, आशीष ऐसे भाई रिस्पेक्टफुल आप खुद पोस्ट ही के तय लिए करते हो कि ये बड़ा ही डिसेंट डिबेट होनी शर्मनाक चाहिए, स्थिति है। तथ्यों पे डिबेट होनी आप चाहिए, आप खुद बताइए ही ना डिस्टर्ब कि कर रहे क्या हो। ये सही अब है, मैं ऐसा देखो होना फैक्ट रख चाहिए रहा हूँ क्या? आपके सामने, मैं आपके साथ फैक्ट्स रख रहा हूँ आपकी नहीं पार्टी फैक्ट के। तो आप तब रखेंगे आपकी ना सरकार जब का आपने विदेश एक भी मंत्रालय बात का का क्या जवाब बयान दिया है, हो, आपने क्या ये डोकलाम का आपका जवाब आईटी दिया सेल हो, बाइकआउट कर रहा है, आपने सरकार का क्या स्टैंड एमओयू है। का जवाब दिया जो हो, सरकार आपने स्टैंड आपका लेगी ऑफिस उसका ही तो क्यों हम बंद नहीं समर्थन कर रहे हैं करेंगे। टर्की में, आपने आपने उसका जवाब दिया हो। पाकिस्तानी मीडिया और ठीक है, डॉजियर एक में सीधा कांग्रेस का सिंपल सा जिक्र सवाल है क्यों आशीष होता जी। है? ठीक है, आपने ठीक है, उसका ये जवाब दिया नहीं हो, घुमा के कोई नहीं, घुमा एक के मत जवाब तो करिए दे दीजिए ना। आशीष जी, घुमा के मत करिए, सीधे अंसारी जी से पूछिए ना कि कांग्रेस पार्टी की हिमाचल से लेकर तेलंगाना, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो आखिरकार उन कंट्रीज के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है, मतलब अब आप स्टेट लेवल पर क्या कुछ कर रहे हैं ये व्लॉगिंग को लेकर, क्योंकि नो डाउट अब केस जब आया यूपी और हरियाणा को, वहां की सरकारों से सवाल पूछा जाएगा, वहां की जो स्टेट पुलिस से सवाल पूछा जाएगा, तो ऐसे में जिम्मेदारी उन स्टेट्स की भी पड़ जाती है, उन स्टेट गवर्नमेंट्स की जो कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है। ऐसा ना हो कि कल को हिमाचल या कर्नाटक या तेलंगाना से कोई निकल कर आए और बीजेपी फिर झंडा खड़ा कर दे आप लोगों के खिलाफ। अरे इनसे क्या सवाल जो पूछिएगा इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट होती है आतंकवादियों के वो मारे सेंट्रल जाने पे गवर्नमेंट के आंसू अधीन बहाते होती हैं, है। जिनको दुख होता है कि अब फिर बीच आतंकवादी में बोल मारे रहे गए हो बांटा। ठीक है सर। आशीष भाई इनसे फिर क्या बीच सवाल में बोल रहे हो, पूछिएगा? सवाल मुझसे, अगर इनके शशि थरूर को भेज सवाल दिया जाए, मुझसे, जो कि सब जानते हैं, सवाल पूरी इंडिया मुझसे, जानती है, ये आज आशीष तक भाई, राजनीति सवाल मुझसे। और राष्ट्रनीति ठीक में है। फर्क ही नहीं कर पाए। विश्वगुरु ये सुन लीजिए, राष्ट्रनीति के विश्वगुरु मामलों बन में भी चुके हैं हम। राजनीति, ठीक है, उसकी राजनीति ठीक है, करने पे जावेद बुरा जी, हो come जाते to the हैं। point। अरे अपने ही नेता हाँ। शशि थरूर से इनको हाँ। क्या बैर हो गया? हाँ। क्या वो राहुल गांधी के लिए थ्रेट हो जाएंगे अगर उनका कद और पद बड़ा हो? ठीक है। हाँ, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम इनके नेता को भेज रहे हैं ठीक तो इनको खुश होना चाहिए। ये उस पे भी धाड़े मारते हैं, सर पर्दे छाती की पीट पीछे की पीट कुछ के कहानी रोते तो और होगी ना, जो चार सवाल नाम मुझसे है आपसे। जो चार नाम सवाल गौरव मुझसे गोगोई से आपसे लेकर निकल कर सामने आए हैं, कोई कहानी तो होगी जो उनके फोर अरे फेवरेट्स गौरव होंगे। गोगोई का नाम देते हैं यार, जिसकी वाइफ के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि वो आईएसआई के साथ उसके क्या कॉन्टेक्ट्स हैं। ऐसे लोगों के ये नाम देते हैं और इसका एक जवाब दे दें कि क्या शशि थरूर इनके नेता नहीं है? क्या शशि थरूर इनके एमपी नहीं है? क्या शशि थरूर ओवरसीज के इनके कामों को नहीं देखते हैं? क्या शशि थरूर की वाकपटुता से किसी को भी संशय है? क्या शशि थरूर की कैपेबिलिटीज और उनकी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने जैसा नेता इनका और कोई है? अगर हम इन्हीं के नेताओं को मान दे रहे हैं तो उसमें इन्हीं को दर्द शुरू हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। अरे राजनीति बंद करो यार, राष्ट्रनीति का टाइम आ गया है। टर्की पे आपका स्टैंड क्या है वो बताओ। क्या टर्की में अपना ऑफिस आप बंद करने जा रहे हो या नहीं बंद करने जा रहे हो? इसके ऊपर क्लियर बताओ। ये देश जानना चाहता है आपसे कि आप देश ठीक के है, साथ ठीक है, खड़े हो अब या आशीष नहीं जी, खड़े हो। ठीक है आशीष जी सुन लीजिए इसको, आशीष जी ठीक है, हो गया, नॉन स्टॉप हो गया। अंसारी जी ठीक है, अंसारी जी, अंसारी जी तो विश्वगुरु बन चुके हैं। ठीक है, अरे विश्वगुरु का राग अलापना छोड़िए ना, आप लोग के टाइम में भी हम लोग अरे विश्वगुरु विश्वगुरु बनने के तो तैयार देश थे। बनेगा आप लोग के पास तुम 70 साल तक नहीं हो क्या? सत्ता तुम थी, देश से परे आपने हो कितना क्या? विश्वगुरु बना दिया भारत का हम सबको हिस्सा मालूम नहीं हो है। क्या? अगर भारत विश्वगुरु बनेगा तो क्या तुम्हारी छाती चौड़ी नहीं होगी क्या? तुम्हारा आप लोग के पास भी सरकारें थी, आपने कितना विश्वगुरु बना दिया हिंदुस्तान को वो भी सबको पता है। और आपके पास भी कई स्टेट गवर्नमेंट है, उनको आपने कितने रोल मॉडल के तौर पर पेश किया, ये भी पूरे सब लोग देख रहे हैं। लेकिन चार महत्वपूर्ण चीजें नहीं, ठीक है, चार महत्वपूर्ण चीजें, कांग्रेस पार्टी का हैशटैग बायकॉट
टर्की और अजरबैजान पर स्टैंड किया है। दूसरा, शशि थरूर को लेकर कांग्रेस की नाराजगी क्या है। तीसरा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं 100 आतंकवादी मारे गए, इस बात का क्या सबूत है, इस पे भी आपको पता होना चाहिए, बताना चाहिए सर। हर सवाल का जवाब सवाल नहीं होता अंसारी जी, हर सवाल का जवाब सवाल नहीं होता अंसारी जी, ऐसे नहीं चलेगा सर। हर सवाल का जवाब सवाल भी होता है, नहीं सवाल पूछा ये बहुत शगड़ापन होता है कि एलिगेशंस लगा के आप पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी सरकार के दौरान किस तरह की तब आपको भी नहीं मालूम होगा। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है, तो सवाल वो उठाते जो कुछ अपने लिए कर नहीं रहे होते। कोई देश क्यों नहीं समर्थन किया भारत का, न चीन ने किया, न अमेरिका ने किया, क्यों नहीं किया? डॉजियर में पाकिस्तान इंक्लूड करके भेजता है। मोदी जी तो रैली करते थे ट्रम्प से। शशि थरूर से राहुल गांधी को बताना पड़ेगा, बता दो ना। राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स को कितना नुकसान है, उनको बताना पड़ेगा। समर्थन में है, उसको कहा टैरिफ किंग है, मोदी जी को मुंह पे कहा। यहाँ हम विपक्ष में आप सवाल हमसे कर रहे हो, सवाल तो मोदी जी को सवाल तो इसलिए कर रहे हैं ना कि आप डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं अंसारी जी। जो लोगों के गले सवाल इसलिए कि आप डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। एक तरफ आप सेना सरकार के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ आप ये पूछते हैं कि 100 आतंकी मारे गए, उसको सबूत दीजिए। काम नहीं करोगे, एक तरफ राहुल गांधी ये पूछते नजर आते हैं इंडियन एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ। के लोग आतंकवादियों के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? डीआरडीओ का साइंटिस्ट जो आरएसएस का था या नहीं था? मोहन भागवत के साथ बैठा नहीं था? बैठा था। अरे बताओ ना, गौरव गोगोई के ऊपर क्या कहना है? क्यों गौरव गोगोई को ही भेजना है तुमको? इसका जवाब दे दो। जिस तरह का वाद प्रतिवाद आप लोग कर रहे हैं ना, उससे पता चल जाता है कि जब देश की सुरक्षा का सवाल होता है तो हम में सब नंगे नजर आते हैं, सवाल सब पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त ये कहता है कि जब देश एक बहुत फाइन लाइन से गुजर रहा है तो हमें अपने पर्सनल ग्रजेस को दूर रखकर देश की सुरक्षा के लिए आगे खड़ा होगा। भूल जाइए कांग्रेस आप हैं, भूल जाइए बीजेपी आप हैं, इस वक्त आप लोग हिंदुस्तानी, और उसको आपको उसी आत्मा के साथ, उसी नियम के साथ काम करना होगा। बहरहाल मेरे पास समय इतना ही था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाता। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, शुक्रिया अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलबूल जी आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी प्राइम टाइम डिबेट रणनीति में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे जारी। अरेंजमेंट कितने हुए हैं साढ़े लिए पाकिस्तान में ना, हमें अभी हिंदू कम्युनिटी से मिले हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है आपको पूरी इज्जत देगी। अगर से निकलते हैं हम लाहौर के लिए, पाकिस्तानी करेंसी लेते हैं। दो देशों की सरहदें, इस तरफ हमारा हिंदुस्तान BSF एंड अभी हम हैं 0 लाइन पर। वेलकम टू पाकिस्तान।